आज रूठा है वक्त कल मान भी जाएगा, रखो हौसला मेहनत का फल भी आएगा, क्योंकि ग्रहण लगने से कभी सूरज यानी कि सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 18 फरवरी के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में कुल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तो देखिए, पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया अभी हाल ही में किरण बेदी को। देखिए, किरण बेदी के नाम से एक रिकॉर्ड है, ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है, देखिए जो अभी किरण बेदी है, इनको 16 फरवरी 2021 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। और इनकी जगह जो है जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, जिनका नाम है टी सौंदरराजन यानी कि तमिल सलाई सुंदर राजन। ठीक है, तो इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद का। फिर से सुन लीजिए, किरण बेदी को जो है पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाकर अभी हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन को जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है पुदुचेरी के राज्यपाल के पद का। देखिए, किरण बेदी जो है इनको 29 मई 2016 को उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया था पुदुचेरी का, इसको यह रखेगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं एम राम जोइस, याद रखिएगा। एम राम जोइस कौन थे? ये बिहार और झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। इनका भी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और देखिए, ये राज्यपाल बनने के पहले ये जुडिशरी सेवा में थे और इनको 1977 में कर्नाटक हाईकोर्ट का जो है जज नियुक्त किया गया था, और इनको 1992 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। और ये अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में एक प्रतिष्ठित लेखक थे, और इन्होंने जो है न्यायपालिका संबंधित कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं अंग्रेजी और कन्नड़ में। और आपको बता दूं, एक विश्वविद्यालय, इसका नाम है कुवेम्पु विश्वविद्यालय, इसने जो है एम राम जोइस को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो एम राम जोइस कौन थे? ये जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे, और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे, और ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। इनका बिहार में निधन हो गया है। तीसरा प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म्स रेडी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू। ठीक है, तो बिट्टू को अभी हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत सिर्फ 10 फिल्मों में शामिल किया गया। ठीक है, और अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी ये शॉर्ट फिल्म यानी कि लघु फिल्म बिट्टू है, इसका निर्माण और निर्देशन किसने किया है। तो देखिए, इसका निर्माण और निर्देशन किया है श्रेया और करिश्मा देव दुबे ने, तो इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 4वें विश्व पेट्रो कोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। तो देखिए, इसको संबोधित किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। देखिए, जो आपका ये सम्मेलन था जिसका नाम क्या था, 11वां विश्व पेट्रो कोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन। देखिए, इस सम्मेलन में पेट्रोलियम मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए भारत ने 1 अप्रैल 2020 से BS4 की जगह BS6, देखिए BS का मतलब होता है भारत स्टेज। ठीक है, तो भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों को लागू करने में लंबी छलांग लगाई, यानी कि BS4 से डायरेक्ट हमने क्या किया, BS6 लॉन्च किया, BS5 लॉन्च नहीं किया। देखिए, जो आपका BS4 ईंधन था, तो इसमें सल्फर सामग्री बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसको घटाकर BS6 में जो है 10 ppm तक ऑटो ईंधन की गुणवत्ता में सुधार किया गया। देखिए, भारत जो है दुनिया के सबसे साफ यूरो 6 अनुपालन पेट्रोल और डीजल वाले देशों की चुनिंदा लीग में शामिल हो गया है। और आपको बता दूं, ILPSU ने BS6 ईंधन उत्पादन के लिए संयंत्रों को उन्नत करने के लिए कुल 34,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, ऐसा अपने स्टेटमेंट में बताया भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में 11वां विश्व पेट्रो कोल कांग्रेस और
विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसको संबोधित किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, ये कौन है? भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। पांचवा की हाल ही में किसने भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया? तो देखिए, भारत का जो पहला सीएनजी ट्रैक्टर है इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है। देखिए, इस उद्घाटन के दौरान जबकि नितिन गडकरी है, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि वे केवल जो है ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत कर सकेंगे इस ट्रैक्टर का उपयोग करके, जिससे उन्हें अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि सालाना इस ट्रैक्टर का अगर आप यूज़ करते हैं सीएनजी वाले का, तो आपको लगभग साल में 1 लाख रुपए जो है आपका सेविंग होगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि ये वेस्ट टू वैल्यू यानी कि कचरे से धन बनाने के अभियान का एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह कहाँ यूज होते हैं? हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि खेती वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है। देखिए, आपको पता होगा कि जो आपका पंजाब और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं कि वहाँ पे जो किसान हैं वो बड़े बड़े किसान वहाँ पे हैं, उनके पास 200 एकड़ खेती है। बाकी हमारे यूपी वगैरह में तो वो छोटे मोटे किसान हैं, हम लोग के पास इतनी खेती नहीं है कि हम जाके जो है मतलब कहीं और भी ध्यान लगाएं। तो हमारे पास छोटी मोटी खेती है और हम क्या करते हैं, उसमें अपना धान गेहूँ उगा लेते हैं, खाने भर के हो जाता है, थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा किसान हैं उनके पास लगभग 200 एकड़ खेती वाले वहाँ पे किसान हैं। किसान क्या है? जमींदार उनको बोल सकते हैं आप। तो वो क्या करते हैं, उनके खेतों में जब धान की फसल कट जाती है तो उनका जो धान का डंठल होता है, इसको हम पराली या फिर पुआल करते हैं, तो वो उसको इकट्ठा करके जला देते हैं। इससे खूब धुआं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है। और दिल्ली वगैरह में देखा होगा आपने, फॉग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ से जब हवाएं चलती हैं दिल्ली की तरफ रुख करती हैं, तो ये समस्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो जाती है और दिल्ली की हवा जो है प्रदूषित हो जाती है। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, अब इनका जो पुआल है यानी कि पराली है उसको हम खरीदेंगे और इससे हम क्या बनाएंगे? जय सीएनजी। और इसी सीएनजी का उपयोग कहाँ पे करेंगे? इस ट्रैक्टर में। तो इससे हम क्या करेंगे, जो कचरा है, कचरे से हम जो है पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो इसी अभियान के तहत जो है इस सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है और उसको किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 587वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की जो 587वीं बैठक थी, ये शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में की गई। और देखिए, इस 587वीं बैठक को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो देखिए, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और इसका मुख्यालय आपका जो है मुंबई में स्थित है। सातवां प्रश्न है कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में चुना गया है? तो देखिए, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में मीशा को जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में चुना गया है। देखिए, मीसा जो है ये काफ़ी कहा जाए तो विवादों में रहा एक पुस्तक है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म की बुराई की गई है और ये उपन्यास मंदिर में जाने वाली हिंदू महिलाओं और पुजारियों के किरदार को गलत तरीके से दर्शाने के लिए विवादों में रहा है। और अभी हाल ही में इसको केरल साहित्य अकादमी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें जो आपकी मीसा पुस्तक है इसको सर्वश्रेष्ठ उपन्यास चुना। और देखिए, जबकि ये उपन्यास मीसा है इसको लिखा है एस हरीश ने। ठीक है, इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है। आठवां प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की? तो देखिए, 15 फरवरी 2021 को स्मृति ईरानी ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया था। और आपको बता दूं, जो आपका ये वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना है, इसको भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौते ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया है। और इसके तहत सरकार क्या करेगी, जो जूट, देखिए जूट आप जानते हो कि जूट की बोरी आती है, सूती वाला बोरी इसको बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन। ठीक है, तो इस यहाँ पे जूट के रेशे आपको दिख रहे हैं, इसी से बनता है ये जूट। ठीक है, तो इसी के सीड की बात करिए, अगर हमारे पास बीज यानी कि सीड अच्छा होगा तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसीलिए ये इसको लॉन्च किया गया है वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को। और इस योजना को लॉन्च करते हुए स्मृति ईरानी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने जो आपका जूट है इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। देखिए, गौरतलब कि भारत सरकार ने पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2014-15 के 2400 रुपये से बढ़ाकर 2020-21 में 4225 रुपये कर दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये प्रति कुंटल का दाम होता है। तो पहले 2400 रुपये प्रति कुंटल था, अब जो है ये 4225 रुपये प्रति कुंटल हो गया है।
क्या, जो आपका जूट, यानी कि जिससे हम जो जूट से क्या बनाते हैं, जूट की बोरी वगैरह बनाते हैं, तो जूट की बात कर रहे हैं, जूट के रेशे की। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है। देखिए जो आपका अमेरिकी परिवहन विभाग है, इसके अंतर्गत आने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में टेराफुगिया ट्रांजिशन एक कंपनी है, ठीक है, जो कि तैयार करती है इस कार को, तो इसके द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में जो है उड़ान भरने की मंजूरी दी है। देखिए इसी के साथ ये दुनिया की पहली ऐसी उड़ने वाली कार होगी जो कि अमेरिका में चलाई जाएगी। देखिए जो का टेराफुगिया है, इसके द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और जो आपके फ्लाइट स्कूल हैं उनको दी गई है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयरोस्पेस से बचाव करने में सक्षम है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय टेलीविजन एकेडमी का 20वां पुरस्कार था, इस पुरस्कार समारोह में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है। देखिए एकता कपूर तो मतलब बदनाम भी हैं, चर्चित भी हैं, क्योंकि इनकी टीवी सीरियल जो है काफ़ी चलते हैं और आजकल काफ़ी ये भद्दे फिल्में बना रही हैं, मतलब समाज पे इससे जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपने खुद देखा होगा फेसबुक पे आजकल जो है अनवांटेड चीज़ें भी आ जा रही हैं जिसको वहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, तो इसको जो है भारतीय मीडिया मतलब भारत सरकार को उस पर बैन लगाना चाहिए। देखिए जो भारतीय टेलीविज़न एकेडमी है, इसके 20वें पुरस्कार में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया है और इनको देखिए 2020 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। 11वां प्रश्न की हाल ही में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? तो देखिए जो आपका हरिद्वार कुंभ था, यानी कि जो उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेला लग रहा है, ठीक है, तो इसकी अवधि को घटाकर अभी हाल ही में भारत सरकार ने 30 दिन कर दिया है। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। देखिए पहले कुंभ मेले की जो शुरुआत है ये 27 फरवरी को होनी थी और इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। कहाँ पर? हरिद्वार में। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के चेनाब घाटी में कंचोत त्योहार मनाया गया? देखिए जो आपका कंचोत त्योहार है ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और कंचोत त्योहार क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए हाल ही में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव जम्मू और कश्मीर के चेनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। ये त्यौहार जो ये स्थानीय लोगों मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिसका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट पर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से न्याय ले लिया है? इसका आंसर बताइए और सभी लोग आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया, बताइए। देखिए कुछ लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को वो तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा कि कौन से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। और पांचवा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन पेपर के सूत्रों की। देखिए कल क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है मारियो द्रागी। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। दूसरा था कि टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। और तीसरा था कि द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ किसकी पुस्तक है? तो देखिए मेघना पंत ने इस पुस्तक को लिखा है। और चौथा था कि निम्नलिखित में से किस तारीख से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है? तो देखिए दीदी आपकी है 15 फरवरी 2021। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण किया गया? तो देखिए राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक दी गई है वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।